कहते हैं, उसके तहत आपको कुरान मजीद के आयतें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। और अगर ना भी आप पढ़ना चाहें तो उस दौर में मुल्ला जी के हाथ में बगनबेरिया की डंडी होती थी तो अच्छे अच्छे पढ़ लेते थे। मैंने भी पढ़ा, हम भी पास हुए 5वीं तक। लेकिन जहां कुरान में अल्लाह मियां ये फरमाते हैं कि सच के लिए अगर आपको गर्दन कटानी पड़े तब भी सच बोलिए। अब मैं पिछले 4-5 अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब सच बोलता हूं तो कोई दुबई से फोन करता है, कोई अलीगढ़ से फोन करता है, यार ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला। लोग परेशान हैं इस बात से। भाई मैंने कहा कि अगर कुरान मजीद में जो कुछ बातें लिखी हैं, जो आपको अच्छी लगी आपने समझ ली, जो मुझे अच्छी लगी मैंने समझ ली, मैं वही काम कर रहा हूं जो कुरान में कहा था, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है। तो डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट इस बात में है, देखिए मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कर दूं, यहां अलग अलग सोच के लोग, आइडियोलॉजी के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे। न मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, न मेरी कोई आइडियोलॉजी है। मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मैं नेशनलिज्म पे किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेशनलिज्म से मेरे लिए कोई ऊपर नहीं है, वो कितना भी बड़ा लीडर हो और कितना भी बड़ी जमात हो। तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है आप लोगों ने? तस्लीमा नसरीन इस देश में जहां महिलाओं के लिए एक खास सोच है, बड़ी करुणा है, हमारा माजी भी रहा है, हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सब जगह उसका एक बड़ा दर्जा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में नहीं थी और देश के सबसे लिबरल लोग जो धारा 377 के हटने से इतने खुश हैं कि पता नहीं उनको कोई नई चीज मिल गई, जो जेएनयू में आजादी की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन उनकी हुकूमत में बंगाल से रातों रात भगाई गई और उसको दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। और दिल्ली में जो कम्युनिस्ट बैठे थे, सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत जैसे लोग, उनको लगा कि जिस कारण से तस्लीमा नसरीन से लोग नाराज हैं वो उनका मास्टर वोट बैंक है। आपको याद होगा आर.एस. सिंह साहब उस वक्त एक्टिव उसमें होंगे। मनेसर नाम की एक जगह है जहां एनएसजी का हेड ऑफिस है, उसको रात में वहां रखा और दूसरे दिन स्वीडन उड़ा दिया उसको। ये इस देश में लिबरल और लेफ्टिस्ट लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। वो औरत आज भी दिल्ली में है और अंडरग्राउंड सिक्योरिटी में रहती है। और भारत सरकार पुरानी हो या नहीं हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज की डेट में पाकिस्तान के 2 नागरिकों को फिल्म निकाह की हीरोइन सलमा आगा और एक सिंगर अदनान शामी को इस देश में 1 हफ्ते के अंदर नागरिकता दे दी गई। लेकिन तस्लीमा नसरीन एक महीने का उसका वीजा एक्सटेंड होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज ना हो जाए। यह हमारा पाखंड है। इस पाखंड के खिलाफ बोलना होगा। कौन सरकार में है, कौन सरकार में नहीं है, यह महत्व नहीं है। अगर आप इसमें बंधे रहेंगे तो जिंदगी भर सच नहीं बोल पाएंगे कि एक नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। क्यों इस देश के अंदर किसी लिबरल ने, किसी सेकुलर ने, किसी मॉडरेट ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि तस्लीमा नसरीन, उसका क्या कसूर है? उसको अब उसके अपने मुल्क ने भगा दिया इसलिए कि उसने सच बात लिखी थी। इस हिंदुस्तान के लिबरल वाले स्टेट ने भगा दिया। इस देश की राष्ट्रवादी सरकार के अंदर वो औरत जो है 1 महीने के एक्सटेंडेड वीजा पर रह रही है। इसके लिए समाज जिम्मेदार है कि नहीं? कौन लोग हैं कि जिनके डर से वो रहती है? कौन लोग हैं जिसके डर से वो बोल नहीं पाती है? कौन लोग हैं जो टेलीविजन के इंस्टीट्यूशन में उसको बुलाते हैं और कमरे के पीछे बैठाते हैं और जब डिबेट शुरू हो जाती है तब कहते हैं कि हमारे साथ तस्लीमा नसरीन है, क्योंकि पहले अनाउंस कर देंगे तो मारी जा सकती है। ये डर का आलम है। अगर इस दौर में डर ही एक हथियार है तो हमें भी डराना आना चाहिए। अगर आप नहीं डराएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। कश्मीर की बात कर रहे थे भी, कश्मीर का ज्योग्राफिक पूरा बताया कि 15% इलाके में
2.5% डिस्ट्रिक्ट के गुंडे बदमाश, 2.5%। एम आई राइट सर? पूरी हिंदुस्तान की सरकारों को पिछले 70 साल से घुटनों के बल बैठाए बैठे हैं, क्योंकि कोई धमकी देता है, कोई मार देता है, कोई आग लगा देता है, और आग वहां लगती है, कोई बॉम्बे में जला देता है, कोई कहीं जला देता है, लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी कि यह समाज खामोश रहा। आप क्यों खामोश रहे? मुझे इस बात पे दुख से ज्यादा यह है कि आज तो बोलिए, आज तो चिल्लाइए। ये आग जो कश्मीर में दिख रही है, हम तमाम सारे लोग पिछले 1.5 साल से लगातार हर शहर का दौरा कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि मेरी किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं है मेरा। इस हिंदुस्तान के करीब करीब 500 इलाके ऐसे हैं जो कश्मीर बन चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन उस शहर की पुलिस को कुछ लोग जिनका अकीदा है कि हज करने से पहले शैतान पे पत्थर मारा जाता है, लिहाजा हर वो चीज जो शैतान है, चाहे आर्मी है चाहे पुलिस है, उस पे पत्थर मारो, वो हर शहर में होने वाला है। वो उस दिन आपको याद पता चलेगा। हम तैयार नहीं होना चाहते। हम भगत सिंह की तारीफ करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करेंगे, लेकिन तारीफ के बाद कहेंगे यार ये पड़ोस में पैदा हो जाए, हमारे यहां ना हो यार। हम इस मनोवृत्ति से बाहर निकलें। अगर कल आपको सुरक्षित रखना है तो आज आपको किसी को जान देनी पड़ेगी, और यह सामूहिक तौर पे तैयार हुई है, मानसिक तौर पे। मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप हथियार उठाइए, लेकिन आपका आर्गुमेंट, आपके फैक्ट, आपका तर्क उस AK-56 की तरीके से लगना चाहिए दुश्मन को, कि पता चले कि लोग जाग गए हैं कि क्या मक्कारी इस देश में हो रही है 70 साल से। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये नहीं रहेगी, कोई दूसरी रहेगी, ये रहेगी तो भी दूसरी रहेगी, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन एक और मैं महसूस करता हूं, मेरी उम्र इतनी नहीं है, मुझसे बड़े सारे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, लेकिन पूरे 27 साल के कैरियर में कोई 12 साल मुझे पाकिस्तान के एक चैनल का इंडिया हेड होने का शर्फ हासिल है। मुझे एक अजीब बात लगती है, क्या किसी देश की सरकारें समाज बनाती हैं क्या? एक सरकार आएगी, साहब पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए, बड़ी जरूरी है। दूसरी सरकार आएगी, नहीं हम नहीं करेंगे। कोई हुर्रियत से बात करेगा, कोई नहीं करेगा। यह हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी का हाल है। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर आपने समाज को समझा दिया, बता दिया, तर्क से मजबूत कर दिया, अगर समाज मजबूत होगा तो आपकी मर्जी से सरकार पर बैठेगा कोई, आपकी मजबूती से उतर जाएगा। लेकिन समाज को कोई मजबूत नहीं करना चाहता, सब अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। और जानबूझ करके, बहुत सोच समझ के यह तय किया गया है कि सच बात बताओ मत, इधर उधर की बातें करते रहो, टेलीविजन पे डिबेट कर दो। 125 अरब की आबादी में कोई एक रेप हो गया, उसको राष्ट्रीय रेप बना दो। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाओ जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे देश में थोड़ी देर के लिए तो कोई क्राइम हो सकता है, लेकिन वो इस देश की इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसके ऊपर हंगामा हो रहा हो। इस देश में गौ रक्षक के बारे में बड़ी लोगों को चिंता है। मैंने एक डिबेट में कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये बात आपने जिस तरह से कही है हमने सुनी नहीं। मैंने कहा मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बात को रखूं, क्योंकि सत्ताएं भी ये देखती हैं, और इत्तेफाक से इस वक्त तो डिजिटल मीडिया है, बड़े सारे चैनलों को मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी सत्ता के लोगों को और व्यवस्था के लोगों को जब ये पता चल जाता है कि DS कॉलेज के अंदर 2 लोग दिल्ली से आए हैं, न वो आपको MLA बना सकते हैं, न MP बना सकते हैं, न मेयर बना सकते हैं, वो इतनी क्रूड बातें करेंगे कि शायद उसमें आपको बहुत मजा भी ना आए। लेकिन अगर 1000 लोग सुनने आए हैं तो मैं ये कामयाबी मानता हूं कि सत्ता को समझ में आ जाएगा कि कौन लोग हैं जो इन बातों को सुनने आए हैं, क्या वजह है, और क्या ऐसी हम नई बात कह रहे हैं कि लोग सुनना चाहते हैं। इस देश में कोई 50, 60, 100 मैक्सिमम ऐसी घटनाएं हुई होंगी, 100 मानता हूं मैं,
कि जिसमें गो रक्षकों से हत्या हो गई होगी किसी की, तो गो रक्षकों ने किसी मनुष्य की हत्या इसलिए नहीं की कि वो हत्या करने गए थे। मैं उनकी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। 100 लोग भी मर गए होंगे अगर इस गोरक्षा के सिलसिले में राष्ट्रीय बहस छिड़ गई इस देश के अंदर। अशोक जी, इस देश की चेतना जाग गई, सड़कों पे लोग बैनर लेके खड़े हो गए। वो जो एक बॉलीवुड है फ्रॉड पूरा का पूरा, वो तख्ती लेके खड़ी हो जाती है हर बार। लेकिन इसी देश में 2 घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो मेरे जीवन काल में हुई हैं। मैंने तो नहीं देखा उनको सेंसिटिविटी क्या थी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, मैंने नहीं वो देखी। 1984 में अगर इस देश में मॉब लिंचिंग का पहला केस में देखूं आधुनिक भारत में, तो 84 में जो मॉब लिंचिंग इस देश में हुई है उसका जिक्र नहीं होता है। 3,500 सरदारों को आप दिल्ली में घूम घूम के टायर डाल डाल के मार देते हैं, लेकिन इस देश की कोर्ट नहीं पूछती है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन अगर 2-4-50 गोरक्षकों ने मार दिया हो तो राष्ट्रीय बहस होती है, हेडलाइन बनती है और सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेती है। 1990 में कश्मीर की वैली में क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता कि जिन गांधी जी ने जब ये बात कही थी, मैंने एक जगह कहा तो लोगों को बुरा लगा। गांधी जी जिस वक्त देश बट रहा था, देश में दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में रोशनी नजर आती है। पता नहीं उस वक्त वो चश्मा लगाए थे या नहीं लगाए थे। मेरा गुस्सा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। कोई मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा मैं। 1948 में कश्मीर में क्या हुआ ये किसी ने देखा नहीं? कितनी कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत की बातें हो रही हैं, और कश्मीर में रोशनी नजर आ रही थी। उसी कश्मीर के अंदर 1990 में सत्ता और व्यवस्था की मिली भगत से मस्जिदों का सहारा लेकर के, कुरान शरीफ की हदीसें लेकर के, शरिया का हवाला देकर के 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को आपने मारा, रेप किया, नारे लगाए कि कश्मीरी मर्दों को मार दो, इनकी औरतों को रख लो। वो नारे पूरी वैली में गूंज रहे हैं, उस पर 10 किताबें लिखी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी संज्ञान नहीं लिया। कश्मीरी पंडित जब इस बात के लिए आए, ये अभी हाल की बात है, हाल में जब सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 1990 में जो वन साइडेड मैसेकर हुआ है इसकी फाइल खुलवाइए। तो आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग जानते होंगे, मेरे गुस्से का कारण समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मासूमियत से कहा बहुत पुराना मामला है, अब तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा, इस पे हम सुनवाई नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का हाल है भाई। हम किस जमाने में रह रहे हैं? यही सुप्रीम कोर्ट जो सुबह शाम आइन को, भारत के संविधान को इधर से उधर से इतने जजमेंट देते हैं, लगता है पूरा इनको संविधान रटा हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज जुडिशरी की मिली भगत से और इस देश की सक्सेसिव गवर्नमेंट की मिली भगत से आर्टिकल 35 जैसी चीज पुष्पेन को क्यों नजर आई और बाकियों को क्यों नजर नहीं आई? मैं ना कश्मीर का रहने वाला हूं, ना मेरे खानदान में कोई कश्मीर शायद गया भी ना हो। आपको पता नहीं है कि 35A इतना बड़ा फ्रॉड है कि मुझे उस जैसा दूसरा फ्रॉड ही नहीं मिलता संविधान में, और कितना संवैधानिक तरीके से किया गया है कि राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया और प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर को 1954 में आपने संविधान में इंसर्ट करा और उसको धारा बना दिया। अब वो धारा बन गई, लेकिन ये आर्टिकल 35A है क्या? मैंने अशोक जी को अपनी रिसर्च से कुछ पेपर निकाले हैं, आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं आपसे समर्थन चाहता हूं, जो आपकी सपोर्ट चाहता हूं,
आर्टिकल 35A में दो बड़ी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने आर्टिकल 35A एक इलीगल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, जिसको भारत की पार्लियामेंट के किसी सदन में रखा ही नहीं गया, जिस पे कोई बहस ही नहीं हुई, और वो उसका एक आर्टिकल बन गया। और दूसरी चोरी क्या की इस देश के अंदर कि संविधान की कॉपी, जहां यहां लीगल ईगल अगर कोई बैठा हो, लॉ का कोई स्टूडेंट हो, हर साल आपके भारत सरकार की तरफ से संविधान की एक कॉपी जारी होती है, उसे लेटेस्ट एडिशन कहते हैं, कि उसके साथ आपने कितनी छेड़छाड़ की, ज्यादा की, कम की, कहां पे की, सब पता होता है। मैं जब इसकी स्टडी, और मेरे साथी वी द सिटीजन्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, और उस दिन यह तय किया था कि सिर्फ हम एक मुद्दे को उठाएंगे, इस एनजीओ को हम किसी दूसरे मुद्दे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम प्रोफेशनल एनजीओ वाले लोग नहीं हैं, जो एनजीओ के लोग इस देश में नर्मदा की नदी के बारे में रोकते हैं, कहीं कोई कोयमकुट्टम के अंदर रोकता है। तो मैंने कहा सिर्फ एक ही प्योर मकसद है, इसको जब तक हम इसके इख्तिताम पे नहीं पहुंचा देंगे, हम इसी के लिए लड़ते रहेंगे। आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कॉपी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एडिशन में, दूसरे एडिशन में मौजूद है, फिर 5 में गायब है। और उसमें दूसरी बेईमानी क्या की है कि आर्टिकल 35A इज पार्ट ऑफ 370, इट्स ए सब क्लॉज। 370 को आप पेज नंबर 50 पे छाप रहे हैं और 55 पे 35A को छाप रहे हैं। ये किससे छुपाना चाहते थे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब को इतना तो पता था, बहुत ही जेन्युइन आदमी है, बहुत सख्त उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं। हमको तो हर बार कोर्ट में रहना होता है, लेकिन कमाल देखिए कि इसी 35A को जब 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बन रहा था, 1957 में वो इंप्लीमेंट हुआ, ड्राफ्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। उन्होंने जब इस धारा को अपने यहां जोड़ा, तो उन्होंने दिल्ली को बताने की भी जरूरत नहीं समझी। धारा 35A का सब क्लॉज है 6A। ये धारा जम्मू कश्मीर की सरकार को किसी को भी नागरिकता देने का अधिकार देती है। अगर वो नागरिकता नहीं देगी तो जम्मू कश्मीर में आप नागरिक नहीं कहलाएंगे। और एक बेईमानी देखिए कि आपने 54 में 1954 में इसको प्रेजेंट, यहां तक तो एक गलती है, यहां तक तो समझ में आता है कि आपने 1954 में यह किया, लेकिन उससे आगे क्या काम किया जो उसमें धारा में नहीं था। क्योंकि ये सब लोग कश्मीर के जो थे, जो जिहादी, जिसके पहले वजीर आला और सदर इसी अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे,